नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था और जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में देखा था कि किसी भी राशि, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का मापक होता है। यानी जिन वस्तुओं का द्रव्यमान था उनका जड़त्व भी अधिक था, जिन वस्तुओं का द्रव्यमान कम था उनका जड़त्व भी कम था। देखा था ना, इस बात को कल हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में। अब जड़त्व के साथ साथ में हमने ऐसे कई उदाहरण भी देखे थे जिनसे हमें स्पष्ट हो गया था कि द्रव्यमान वाली वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है और जिन वस्तुओं का द्रव्यमान कम था उनका जड़त्व बहुत कम है। ठीक है, ये चीजें हमने स्पष्ट रूप से पढ़ ली थी। अब आगे पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। हमने गति के प्रथम नियम को पढ़ा, फिर जड़त्व और द्रव्यमान को पढ़ा। क्योंकि देखिए, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते थे, क्योंकि गति का प्रथम नियम जो था वो जड़त्व के नियमों का पालन करता था। फिर उसके बाद हमने जड़त्व द्रव्यमान को पढ़ा, जड़त्व द्रव्यमान में भी हमने यही देखा था। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या है? देखिए, गति के द्वितीय नियम को समझने से पहले हम गति के प्रथम नियम पर कुछ प्रकाश डालते हैं। हमने देखा था गति के प्रथम नियम से हमने क्या सीखा था कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता था। अब इस वस्तु पर त्वरण पर लगने वाला बल किस प्रकार उस वस्तु की गति को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तुमने देखा होगा कि टेबल टेनिस खेलने वाली बॉल जब अगर किसी खिलाड़ी को लग भी जाए तो वो चोटिल नहीं होता। टेबल टेनिस खेलने वाली जो बॉल होती है अगर वो किसी खिलाड़ी को लग जाए तो चोटिल नहीं होती। इसके विपरीत क्रिकेट की गेंद अगर किसी दर्शक को लग जाए तो वो उसको घायल कर सकती है। इसी प्रकार तुमने देखा होगा रोड के किनारे खड़ा हुआ कोई ट्रक, अगर उससे कोई व्यक्ति चलता हुआ आराम से चलता हुआ टकराए तो वो उसकी मौत का कारण नहीं बनता, परंतु 5 सेकंड की गति से 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाला ट्रक अगर किसी व्यक्ति से टकरा जाए तो उसकी मौत का कारण बन सकती है। देखा तुमने? इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल और उस वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान, ये दोनों उस वस्तु के त्वरण को प्रभावित करते हैं। अगर 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाला, किलोमीटर पर सेकंड की गति से या मीटर पर सेकंड गति से चलने वाला ट्रक अगर किसी व्यक्ति का मौत का कारण बन सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु में उपस्थित जो द्रव्यमान है और उसकी जो गति है, अब गति का मतलब उस पर लगने वाला जो बल है, वो दोनों इस त्वरण को प्रभावित करते हैं। वो दोनों क्या काम करते हैं? इस त्वरण को प्रभावित करते हैं। तो इससे एक नई भौतिक राशि का जन्म होता है जिसे क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब ये संवेग क्या है? हमने देखा द्रव्यमान गुणा वेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग, इन दोनों के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। इन दोनों के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। इस संवेग के कारण, देखिए, संवेग एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो अब हमने देखा कि द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है? संवेग के बराबर होता है। मैं संवेग को इधर लिख रहा हूं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। अगर मैं संवेग को P से व्यक्त करूं, द्रव्यमान को M से व्यक्त करूं और वेग को V से व्यक्त करूं तो P बराबर क्या होगा? mv। अब तुम देख रहे हो इसमें, देखिए, संवेग एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ये दिशा को भी बतलाता है, दिशा और परिमाण दोनों इसमें मौजूद होते हैं। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं इसमें, संवेग में। संवेग एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसका गणितीय रूप देखूं, हमारे सिलेबस में इसका गणितीय रूप दे रखा है। अगर मैं इसके गणितीय रूप को देखूं तो गणितीय रूप में आप क्या देखोगे? इससे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। तो देखिए, इसके संवेग में आप देख सकते हो, मैं इसके गणितीय रूप आपको देख रहा हूँ। गति के द्वितीय नियम को मैं गणितीय रूप में लिख रहा हूँ। गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप देखिए। माना m द्रव्यमान का कोई पिंड या कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से
गतिशील है। लाइट और गई देखते हैं। टी समय पश्चात उस वस्तु का वेग जो है v हो जाता है। गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप देख रहे थे। हमने देखा है कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु उसके प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, अब t समय पश्चात उस पर F बल आरोपित करने से उसका वेग भी हो जाता है। तब उसका जो वेग होगा, उसका जो संवेग होगा, उसका प्रारंभिक और जो अंतिम संवेग होगा वो क्रम से P1 बराबर mu तथा m2 होगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, जगह नहीं है, देखिए। क्या लिखा था, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, देखिए। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, t समय पश्चात F बल आरोपित करने पर या लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। उसका वेग कैसा हो जाता है? F बल लगाने से, t समय पश्चात F बल लगाने से इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तब उसका प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग क्रम से क्या होंगे? P1 बराबर तो क्या होगा? mu। P1 का मतलब प्रारंभिक, m का मतलब द्रव्यमान, u का मतलब प्रारंभिक वेग, और P2 बराबर क्या हो जाएगा? mv, जहां m द्रव्यमान है, v इसका अंतिम वेग है। कब संवेग में परिवर्तन की दर? संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। क्या? P2 माइनस P1। बता देता हूं, उसको जगह नहीं होगी, इनके मान रख देना। P2 का मान कितना है? mv, माइनस P1 का मान कितना है? mu। ठीक है, m कॉमन ले लो, अनुक्रमानुपाती चलने दो, m कॉमन v माइनस u। ठीक है, अब इस तरह से m बराबर क्या हो जाएगा? m v माइनस u बटे उसमें लगे समय t। अब जो इसमें t समय लगा है, ये क्या है? ये अनुक्रमानुपाती चल रहा है। अब ये तो संवेग में परिवर्तन की दर हो गई। अब मैं अगर F बल आरोपित करने पर, देखिए यहां पर F बल लगाने पर F बराबर क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो k m इंटू v माइनस u बटे t। ठीक है, जहां k क्या है आपको लिखना है, जहां k एक स्थिरांक है लिखना है आपको, जगह नहीं है, आपको लिखना है जहां k एक स्थिरांक है, ठीक है, जहां एक स्थिरांक है। अब k को स्थिरांक कहा जा रहा है। देखिए हमने इस बात को पढ़ा है 8वीं क्लास में भी, जब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती के चिन्ह को हम लोग हटाते हैं तो एक स्थिरांक लिया जाता है, नियतांक लिया जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया जहां k एक स्थिरांक है। अब आगे देखिए, और जगह नहीं, देखिए हम क्या जानते हैं? त्वरण। ये बराबर क्या पढ़ा था मैंने? ये बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने त्वरण में? तो a का मान v माइनस यू बटे टी ये रहा ना, इसके लिए क्या रख देंगे? a। तो क्या हो जाएगा? F बराबर m k m k। ये होगा कि नहीं होगा? ये तो स्थिरांक है, m द्रव्यमान है, ये क्या है? इसकी भी क्या है? त्वरण है। तो इस तरह से F बराबर क्या आया? k m k। ठीक है, ये गति के द्वितीय नियम से है। आपको लिखना है जहां k स्थिरांक है, m उस वस्तु का द्रव्यमान है, उसमें उत्पन्न क्या है? त्वरण है। तो अब देखिए ये हमने क्या पढ़ा है? गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप पढ़ा है।
अब इस गणितीय रूप से हमें स्पष्ट हो गया। हमने इस बात को देखा था कि जब गति के प्रथम नियम को हम लोगों ने पढ़ा था, तो गति के प्रथम नियम से हमने सीखा था कि जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य करता है तो वस्तु गतिशील हो जाती है। उस गतिशील वस्तु के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है। जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न होने से स्पष्ट होता है कि इस पर किस प्रकार बल लगता है, यानी त्वरण द्वारा लगने वाला बल किस प्रकार का है। हमने कुछ उदाहरण लिए थे, देखा था कि टेबल टेनिस की जब गेम होता है तो अगर उसकी बॉल किसी खिलाड़ी को लग जाए तो हम देखते हैं वो घायल नहीं होता, परंतु क्रिकेट की बॉल अगर किसी दर्शक को लग जाए तो उसको घायल कर सकती है। हमने देखा था कि कोई सड़क के किनारे अगर कोई ट्रक खड़ा हुआ है तो पैदल चलते व्यक्ति से टकराने पर मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, हाँ घायल हो सकता है, परंतु अगर वो 5 किलोमीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर वो ट्रक गतिशील है तो उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या उत्पन्न है, उसकी गति है, और गति क्या है, वेग में परिवर्तन है, और वेग में परिवर्तन क्या है, त्वरण है। तो इन तीनों उदाहरणों से हम स्पष्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वस्तु में द्रव्यमान उपस्थित होता है तो द्रव्यमान और वेग उसके संवेग के बराबर होता है, यानी द्रव्यमान गुणा वेग, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग के बराबर होता है। अब हमने संवेग को पढ़ लिया था। संवेग की बराबर क्या होता था, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी अगर मैं संवेग को p से, द्रव्यमान को m से और वेग को v से व्यक्त करूं तो p बराबर क्या आया था, mv, p बराबर mv आया था। फिर मैंने इसका गणितीय रूप देखा था। गणितीय रूप देखने के लिए हमने देखा था कि अगर मैं क्या काम करूं, m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर प्रारंभिक वेग u से गतिशील है तो t समय पश्चात उस पर F बल लगाने से इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम वेग क्रम से ये होंगे और इसका गणितीय रूप आप समझ गए। तो इस तरह से ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं।